हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा डीएलएड यानी हरियाणा जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय, जिसका नाम है शिक्षा, समाज, पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता। जी हाँ, सोसाइटी, एजुकेशन, करिकुलम एंड लर्नर। जी हाँ, जो अधिगम करता है, सीखने वाला होता है, जो अधिगम करता है, सीखता है, उसे अधिगम करता कहते हैं। और जिसको समाज में रहकर जो शिक्षा लेता है, जिस शिक्षा को वो ग्रहण करता है और जिस समाज में रहता है, उस सब के बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर हमारा उसी पर होने वाला है। बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो लेक्चर होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रथम वर्ष हरियाणा का। हम अपना विषय शिक्षा, समाज, पाठ्यक्रम तथा अधिगम करता, ये हमारा डीएलएड जेबीटी का फर्स्ट ईयर का यूनिट 1 का क्लास होगा, यूनिट 1 का वीडियो लेक्चर। इसके पहले ऑलरेडी जो विषय है बाल्यावस्था एवं बाल विकास, उसके सभी 5 हमने वीडियो लेक्चर्स अपने कोर्स पर अपलोड कर रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है। ऐप डाउनलोड करके आप हमारा क्रैश कोर्स या फिर संपूर्ण कोर्स भी परचेस कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। हमने पूरा एक टाइम टेबल बनाया है, उस क्रैश कोर्स के हिसाब से हमारा कोर्स चल रहा है। उसके हिसाब से आप पूरा वीडियो लेक्चर, एक्सक्लूसिव नोट, डिटेल नोट, शॉर्ट नोट, हर तरह की पीडीएफ पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा सिर्फ एक कोर्स में ही। तो आप वो कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक है, मिल जाएगी। बात करें यूनिट 1 की, जिसका नाम है शिक्षा की दार्शनिक समझ। जी हाँ, शिक्षा की दार्शनिक समझ, जिसे हम फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग भी कहेंगे। फिलोसफिकल दार्शनिक समझ, जिसे हम फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन भी कहेंगे। जी हाँ, शिक्षा की दार्शनिक समझ, ये हमारे इकाई 1 का नाम है, जिसका भाई पूरा सीधा सीधा मतलब ही क्या होता है कि शिक्षा की दार्शनिक समझ का मतलब भी है फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि दर्शन के रूप में, यानी फिलोसफिकली अगर आप शिक्षा को देखें, एजुकेशन क्या है तो उसे हम क्या कहेंगे। फिलोसफिकल का मतलब होता है अपनी समझ से, अपने इमोशनल तरीके से उसको समझना, बोलना, बात करना, उसके सभी पहलुओं पर चर्चा करना, तो ये फिलोसफी होती है। तो उसी की बात हम करेंगे भाई, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट 1 है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए उसी को शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये गेस क्वेश्चंस भी आपका हो सकता है यानी आने वाले परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये आईएमपी भी है और पीवाईक्यू भी है, यानी प्रीवियस ईयर भी आ चुका है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले डेट की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो टॉपिक क्या है? भारतीय शिक्षा पर गांधी दर्शन के प्रभाव का वर्णन करो। यानी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो इंडियन एजुकेशन है, उस पर महात्मा गांधी का क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, ये बताया है। यानी भारत में जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, उस शिक्षा पर महात्मा गांधी के विचारों को अमल में लाया गया कि नहीं लाया गया, या महात्मा गांधी की जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, क्या वो हमारी शिक्षा में नजर आती है, हमारे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसमें नजर आती है कि नहीं, ये सवाल है, ठीक है। तो चलिए इसी को उत्तर हम देखते हैं। माफ कीजिएगा। चलिए देखिए, तो गांधी जी का शैक्षिक दर्शन यानी एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ गांधी। गांधी जी की अगर एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करें, उनके हम शिक्षा दर्शन की बात करें, तो देखिए महात्मा गांधी की शिक्षा दर्शन को आप अगर मोटा मोटी समझना, मैं एक शब्द में आपको बोलूं तो महात्मा गांधी चाहते थे कि धर्म के जो मूल भाव हैं, यानी धर्म में जो संस्कार की बातें, मोरल बातें हैं, यानी जितने भी संस्कारिक बातें हैं, उन बातों के आधार पर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं, तो उन अच्छी बातों के माध्यम को आधार बनाकर ही सभी बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। महात्मा गांधी का तो कोटेशन भी है, मतलब उनका तो कथन भी है कि जो शिक्षा है कि विद्यार्थियों को ऐसी तालीम दी जानी चाहिए जिससे वह संसार के महान धर्मों को आदर के साथ सीख सके। ये उनका, आप कह सकते हो, बयान है, उनका एक कोटेशन है, महात्मा गांधी ने खुद ने कहा ये, ठीक है। तो गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है, जैसी उनकी सोच थी उसी पर आधारित थी। मतलब महात्मा गांधी ऐसा नहीं, देखो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो शिक्षा के बारे में कुछ और विचार रखते हैं और अपने निजी जीवन में कुछ और विचार रखते हैं, राजनीति के बारे में कुछ और विचार रखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी का जो विचार उनका खुद के लिए था, खुद जीवन के लिए, संसार के लिए था, समाज के लिए था, वही विचार शिक्षा में भी झलकता था, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो शिक्षा दर्शन है वह उनके सामान्य दर्शन का ही सार्थक प्रतिबिंब है, यानी उसका ही आप कह सकते हो प्रतिबिंब है, परछाई है, मिरर है, यानी सेम ही था, ठीक है। उनके शिक्षा दर्शन का जीवन दर्शन से घनिष्ठ संबंध है। गांधी जी का मत है कि सत्य, अहिंसा, सेवा, निर्भयता, है ना, ये सब आदि जो है, यही जो होना चाहिए समाज में होना चाहिए, जिनके आधार पर शिक्षा भी होनी चाहिए, ठीक। ये महात्मा गांधी के बारे में।
वो कहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं जैसे कि सत्य, अहिंसा, सेवा, निर्भयता, अहिंसा, सच के रास्ते पर चलना, ये सब कैसे मिलेगी? ये सब प्राप्त करने एकमात्र साधन है शिक्षा, ऐसा महात्मा गांधी कहते थे, जिनकी प्राप्ति केवल शिक्षा द्वारा ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकमात्र रास्ता, एकमात्र साधन जो है वो है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। ठीक है, तो शिक्षा के माध्यम से गांधी जी के शिक्षा दर्शन में भारतीय तथा अन्य पूर्वजों का पूरा असर है। इनके शिक्षा रूपी विचार मूल रूप से प्राचीन भारतीय विचारों पर आधारित है। देखिएगा, हमारी जो शिक्षा हो है, हम जिस शिक्षा पर पढ़ाई करते हैं, करवाते हैं बच्चों को, वो शिक्षा जो है उसमें जो महात्मा गांधी के विचार थे उनका समावेश है, बिल्कुल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा महात्मा गांधी के बात को ज्यों का त्यों रख के उन पर ही पूरा विचार, पूरा शिक्षा थोप दिया, ऐसा नहीं है। इसमें और लोगों के विचार भी शामिल है, इसमें और भी चीजें शामिल की गई हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे आगे। पर अभी सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के नजरिए से, महात्मा गांधी से संबंधित ही चीजें लिखनी है। ठीक, और क्या, अभी आप देखो भाई, हमारे जो पूर्वज हैं कई सारे, वो पाश्चात्य शिक्षा यानी वे जो वेस्टर्न एजुकेशन है उनके सिद्धांतों को भी प्रभाव पड़ा। जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, भाई कई ऐसे लोग थे जो वेस्टर्न यानी कि पाश्चात्य देशों में चल रही एजुकेशन यानी शिक्षा से सीखे कुछ कुछ, और उन्हें अच्छा भी लगा। सब अच्छा नहीं लगा, पर जो चीज अच्छी लगी वो चाहते थे कि वो चीज हमारे देश के छात्र बच्चे भी, समाज के लोग भी सीखे। तो वही सारी चीजें यहां भी लाई गई। ठीक है, अगर महात्मा गांधी की शिक्षा की बात करें, उनके शिक्षा दर्शन की, तो महात्मा गांधी का जो शिक्षा दर्शन है वह गीता का प्रभाव पड़ा है, यानी श्रीमद् भगवद गीता। महात्मा गांधी हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे, सभी जानते हैं। तो महात्मा गांधी ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जहां आप देखोगे श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, जितने भी मतलब कह सकते हो तो हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है बढ़िया, खासकर सबसे ज्यादा श्रीमद् भगवद गीता जो है उससे प्रभावित था उनका। ठीक है, उन्होंने तो भाई रस्किन, जिन्होंने गांधी जी के ऊपर किताब लिखी है, रस्किन की जो प्रसिद्ध पुस्तक है अनटू द लास्ट, तथा टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, तथा ग्रीन की विचारों पर भी प्रभावित पड़ा है। यानी इन सब चीजों का भी प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर दिखाई दिया है, और महात्मा गांधी ने उन विचारों से प्रभावित होकर भी अपने विचार बनाए, और फिर उन्हीं विचारों पर भारतीय शिक्षा निर्धारित कर दी गई थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये था गांधी जी के शिक्षा दर्शन के ऊपर। ठीक है, भारत की शिक्षा पर क्या प्रभाव, संबंध क्या है, ये सब। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला है गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत बतलाइए। अब महात्मा गांधी ने अपना शिक्षा दर्शन बना लिया, एजुकेशन फिलॉसफी बना ली कि शिक्षा ऐसी देनी चाहिए, शिक्षा वैसी देनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा वैसी होनी चाहिए, ये गांधी जी ने बना लिया। लेकिन इसके सिद्धांत क्या थे? अब भाई हवा में नहीं बनाया जा सकता ना कुछ तो प्रिंसिपल होता है। महात्मा गांधी अगर बोलते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए तो ऐसी क्यों होनी चाहिए, शिक्षा वैसी होनी चाहिए तो वैसी क्यों होनी चाहिए, इसके लिए कारण भी तो होने चाहिए ना। तो महात्मा गांधी ने जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल, जो कारण रखे, उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन के निम्न आधारभूत सिद्धांत है। नंबर 1, जो भी शिक्षा होगी वो बच्चे को ध्यान में रखकर होगी, यानी कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है भाई, पढ़ना किसको? बच्चे को। पढ़ाएगा कौन? टीचर। और सिखाना किसको? बच्चे को। परिणाम भी इसको देना है, बच्चे को। तो भाई बच्चे को ध्यान में रखकर ही बनाओ ना। अब पढ़ा रहे बच्चों को और ध्यान में रखा बड़ों को, ऐसा थोड़ी होता है। बच्चे के लिए शिक्षा बनाई गई है तो बच्चे को ही केंद्र में रखना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। है भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हमारे देश में है। राइट टू एजुकेशन कंपलसरी किया गया है सरकार ने आगे चल के, है ना। तो भाई ये है। तीसरा, निर्देशन का माध्यम बालक की मातृभाषा होना चाहिए, यानी जो पढ़ाई का मीडियम है वो बालक का मातृभाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज जो उसकी मदर टंग है उसमें होना ही चाहिए। ठीक है, मान लो हम किसी छोटे बच्चे को गणित सिखा रहे और उसको हम अंग्रेजी में सिखाएं, पारसी में सिखाएं, फ्रेंच में सिखाएं, गणित सीखेगा? वो नहीं सीखेगा, बहुत मुश्किल जाए इसको सीखने में। वो और उसकी जो भाषा उसको पहले से आती है, जैसे उसको हिंदी पहले से आती है और हिंदी में उसको हम जोड़ घटाना सिखाएं, आराम से सीख जाएगा। अगर उसको मान लो मराठी आती है तो मराठी में जोड़ घटाना सिखाएं, आराम से सीख जाएगा। यानी बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखा रहा हो तो अच्छे से सीखता है। और यही बात महात्मा गांधी भी मानते थे, उनका शिक्षा सिद्धांत भी इसी पर आधारित था। ठीक, और क्या, और भी कुछ बातें भाई इंपॉर्टेंट। ठीक है, बालक की शिक्षा में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, महात्मा गांधी का कहना था। अब आप देखिए, अब यहां पर भाई एक कह सकते हो द्वंद्व उत्पन्न होता है। आज का समाज पूरी तरह से अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित है। और मैं इस बात के भी कहूं, राहुल गांधी खुद विदेश में पढ़ने गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, शायद कैम्ब्रिज से ही पढ़े हो। तो उस
देश में भी गए पढ़ने, इटली देश जहां से उनकी माताजी बिलोंग करते सोनिया गांधी जी। तो अब देखिए, महात्मा गांधी को मानने वाले, महात्मा गांधी को कि सबसे बड़े हम महात्मा गांधी के भक्त, ऐसा बोलने वाले स्वयं गांधी परिवार, वो खुद महात्मा गांधी की बातें नहीं मान रहा कि महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बट ये दिक्कत है, देखिए महात्मा गांधी जिस जमाने में जी रहे थे, जिस समय जी रहे थे, या महात्मा गांधी ने जो दुनिया देखी 1950 तक की, 1949 तक की, 50 भी नहीं, 1947 के बाद, 1950 भी नहीं शायद, 1948 के बाद 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 1948 में 30 जनवरी 1948। तो महात्मा गांधी ज्यादा दुनिया देख नहीं पाए, उन्हें नहीं पता कि विदेशों की भाषा, अंग्रेजी भाषा सीखने से पूरी दुनिया में कैसा क्या होगा। हम पूरी दुनिया में अगर कंपटीशन में रहना है, पूरी दुनिया से प्रतिस्पर्धा करनी है, विज्ञान सीखना है, सब सीखना है, तो भाषा हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी ना भाई। तो ये बातें उनको पता नहीं थी। महात्मा गांधी यहां पर वो बातें नहीं रख पाए। पर कहने का मतलब यह है कि हमने सारी बातें महात्मा गांधी की नहीं मानी, है ना, कुछ बातें मानी, ठीक है। शिक्षा बालक के स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास से जुड़नी चाहिए। यानी ऐसे शिक्षा बनाओ, ऐसी शिक्षा दो जो बच्चे के स्वस्थ, मतलब बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, उसके मन की बात हो, किसी भी चीज से, इन सब से जुड़ी हुई शिक्षा होनी चाहिए। यानी शिक्षा से सिर्फ बच्चे का शरीर का बढ़ना नहीं हो, शरीर का विकास नहीं हो, मन का भी विकास हो, है ना, स्वास्थ्य का भी विकास हो। शिक्षा को बालक में मानव मूल्यों का विकास करना चाहिए, यानी ह्यूमन वैल्यूज, यानी जो इंसानियत होती है ना, आप कह सकते हो इंसानियत, वो होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति शिक्षा ले रहा है, पढ़ लिख के कलेक्टर बन गया, लेकिन गरीबों की मदद नहीं कर रहा, ये कैसा भाई शिक्षा है? ये नहीं। ह्यूमन वैल्यूज के साथ, मानव मूल्यों के साथ दया, प्रेम, करुणा, ये होना ही चाहिए, सहयोग, ये सब होना चाहिए। सारी शिक्षा किसी न किसी उद्योग से दी जानी चाहिए ताकि वह किसी न किसी कार्य में अनुभव प्राप्त कर सके। और जो भी सिखाना है, जो भी शिक्षा देनी है, वो किसी न किसी ऐसे इंडस्ट्री या स्किल या ऐसे मेथड से बताओ कि वो सीख तो जाए, साथ ही साथ सीखने के बाद वो कमाने के लायक भी बन सके। ये सब महात्मा गांधी के सिद्धांत थे किस चीज को लेकर, शिक्षा को लेकर। महात्मा गांधी की जो शिक्षा के प्रति जो उनका जो दर्शन था, उसमें यही सिद्धांत थे। क्लियर? आगे बढ़ते अगला आगे बढ़ते हैं मॉन्टेसरी प्रणाली के सूत्र। भाई साहब, मॉन्टेसरी व्यक्ति वो है जिसने शिक्षा में बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है। और अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल मॉन्टेसरी पद्धति पर चलते हैं, इवन मॉन्टेसरी स्कूल चलते हैं, तो जानते होंगे आप। और मॉन्टेसरी की बहुत सारी बातें, जो मॉन्टेसरी एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है मतलब था, इस वो व्यक्ति नहीं जो अपने थ्योरी, अपने सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल उसी के आधार पर आज शिक्षा चलती है बहुत सारी, ठीक है। तो वही हम बात करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, बुद्धि के स्थान पर ज्ञानेंद्रियों को जागरूक करना, यानी दिमाग के जगह सेंसेस को, सुनने, समझने, बोलने, इन सबको ज्यादा अच्छा बनाना, ये इनका कहना था। दूसरा, बालकों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण करना, यानी इंडिविजुअल, यानी अगर मान लो मैं बालक हूं, मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है और बाकी क्लास का पढ़ने में है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे भी जबरदस्ती पढ़ाई में लगाए, ये बाकी क्लास को जबरदस्ती स्पोर्ट्स में लाए। जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है उसको स्पोर्ट्स, यानी उसके व्यक्ति को देखकर, और जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है उसको पढ़ाई को देखकर, है ना। तो बालकों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तीसरा, कोई जटिल पाठ्यक्रम नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स करिकुलम, सिलेबस, पाठ्यक्रम, ये सब मत बनाओ भाई, आसान सा, सिंपल सा बनाओ, आसानी से सीखा जा सके। फिर बालक का भूल सुधार शिक्षक की ओर न होकर उसके आधार पर ही होना चाहिए, जिससे द्वारा शिक्षा पाता है। यानी बच्चे का अगर कुछ गलत हुआ है, उसको ठीक करना भी है, तो ये बच्चे पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, बच्चे के स्थान पर जाकर, अपने आप को बच्चे के स्थान पर रखकर वैसे सुधार करना चाहिए। और क्या, परिणामों को भोगने के द्वारा ही मानसिक अनुशासन आता है। यानी कि जो भी परिणाम आएगा, बच्चा अगर सीखता है तो उसका परिणाम, नहीं सीख पाता है तो उसका परिणाम, ये भोगने देना है, क्योंकि ये भोगने के बाद ही मानसिक दृढ़ता, मानसिक अनुशासन, स्ट्रेंथ आएगी। याद रखिएगा, कोई व्यक्ति जब तक ये नहीं देखेगा कि फेल होने पर क्या होता है और पास होने पर कैसा लगता है, जब तक कोई व्यक्ति नहीं देखेगा, तब तक उसके अंदर ये समझ, ये मानसिक समझ या मानसिक दृढ़ता या मजबूती नहीं आएगी कि होता क्या एक्चुअल में नाकाम होने पर या कामयाब होने पर, है ना। ये जरूरी है, ठीक। प्रारंभिक अवस्थाओं में स्पर्श ज्ञान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो अपना गुण खो बैठता है। यानी जब शुरुआत का ज्ञान करवाना है, शुरुआत का एजुकेशन कराना है, तो बच्चों को स्पर्श ज्ञान कराना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चों को समझाना है कि गोलाकार क्या होता है ना, गोलाकार क्या होता है या त्रिकोण क्या होता है, तो ये सिर्फ दिखाने से नहीं होगा, बच्चों को छूने के लिए देना पड़ेगा। यानी गोल वस्तुएं दो, त्रिकोण उसको दो, है ना। आप देख रहे हो किंडरगार्टन में बच्चों को खेलने के लिए प्लास्टिक की चीजें बनी होती है, प्लास्टिक का बॉल, प्लास्टिक का त्रिकोण, ये सब होता है ना, देखा होगा आपने, प्लास्टिक का बॉक्स, है ना, स्क्वायर, तो ये सब होता है भाई, क्योंकि इसी के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। फिर बालक को सामान्य विकास में क्रियात्मक रूप से सहायता देनी चाहिए। यानी बालक को सामान्य विकास करना तो क्रियात्मक रूप से, यानी कि फिजिकली, यानी कि बच्चे को
जिस बच्चे को लिखना नहीं आता उसका हाथ पकड़ के वो अक्षर बनाना सिखाना चाहिए। जिस बच्चे को सही से बैठना नहीं आता भाई उसको हाथ पैर पकड़ के कैसे बैठते हैं अच्छे से वो भी सिखाना चाहिए। किताब कैसे खोलते हैं, बैग कैसे बंद करते हैं, ये चीज़ें सिखानी पड़ेगी ना। ये मॉन्टेसरी की तरफ से था, ठीक है। जिस व्यायाम का प्रयोग किया जाए वह ऐसा होना चाहिए कि बालक के किसी अंग विशेष के विकास की आवश्यकता की पूर्ति करे। अब बच्चों से अगर मान लो व्यायाम करवा रहे हैं, जैसे स्कूल में पीटी कराते हैं, ऐसा कराते हैं, ऐसा कराते हैं, ऐसा कराते हैं, फिर नीचे बैठते हैं, फिर ऐसा ताली हो जाती है, ये सब क्या है? ये जो पीटी होती है व्यायाम, बच्चों के खास अंगों का, कुछ खास अंगों का विशेष जो है विकास होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यही उद्देश्य भी होना चाहिए शिक्षा का। ये किसके द्वारा कहा है? ये सब मॉन्टेसरी के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के गुण, यानी हमारे जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था ना, एंशियंट यानी कि जो प्राचीन एजुकेशन सिस्टम था हमारा, शिक्षा प्रणाली जो थी, एंशियंट एजुकेशन मेथड या जो भी कह सकते सिस्टम था उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसकी खासियतें क्या क्या थी? पहला एक कि जो शिक्षा थी बहुमुखी था, यानी मल्टीपर्पज एजुकेशन। आज शिक्षा क्या हो गई है? ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, वो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ डीएलएड की एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, कोई जेई पढ़ा रहा है सिर्फ जेई आईआईटी क्रैक करने के लिए, कोई नीट क्रैक करने, यूपीएससी। भाई शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि उस उद्देश्य से परीक्षा भी पास हो जाए, बच्चा बहुत सारी चीजें सीख भी जाए, बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास भी हो जाए, ये सब होना चाहिए भाई। परीक्षा का उद्देश्य या पढ़ाई का उद्देश्य कोई मात्र सिर्फ एक नहीं होना चाहिए, बहुमुखी। और हमारे यहाँ भी ऐसा ही था। हमारी जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम था उसका भाई शिक्षा का जो पर्पस था, उद्देश्य था, वो बहुमुखी था, है ना। यानी बच्चे का चहु और विकास किया जाता था। दूसरा क्या? गुरु शिष्य प्रेम, यानी भाई आपस में संबंध था बच्चे का और उसके गुरु का, शिक्षक का आपस में बड़ा अच्छा संबंध होता था, ठीक है। गुरु अपने छात्रों के आचरण के प्रति सजग रहता था, यानी कौन बच्चा उद्दंड हो रहा है, कौन बच्चा संस्कार सीख रहा है, कौन नहीं सीख रहा है, कौन बच्चा एकदम बढ़िया से बड़ों की इज्जत करता है, कौन नहीं करता, ये सब बातें गुरु ध्यान रखता था। बच्चों को अब सिर्फ एक डॉक्टर या इंजीनियर बनाना नहीं, बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने का सोचता था उस समय का गुरु, है ना, जब एंशिएंट शिक्षा थी, ठीक। गुरुकुल व्यवस्था, गुरुकुल भी व्यवस्था चलती थी भाई। छात्र अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाते थे। क्यों? क्योंकि भाई गुरुकुल कहाँ होते थे? एकदम जंगल के बीच में कुटिया बना के, भाई वहां कोई शोर शराबा नहीं, एकदम फ्री, एकदम शांत माहौल में पढ़ाई, नेचर के बीच रहकर, ठीक है। इवन जो आपको पता होगा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उनने भी यही कहा था कि जो शिक्षा होनी चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए, वो शहर से दूर, ग्राम से दूर, एकदम प्रकृति के बीच होना चाहिए, पेड़ों पौधों के बीच ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा ही हमारा गुरुकुल सिस्टम था, पता है आपको, ठीक। और क्या भाई? और ये था कि सामाजिकता की भावना, यानी फीलिंग ऑफ सोशलेबिलिटी। अब देखोगे आश्रम में सारे बच्चे, आपने रामायण और महाभारत देखी होगी, तो सारे राजकुमार वहां पढ़ने जाते थे, गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने जाते थे। महाभारत में देखा होगा आपने, तो राजकुमार के बेटे और गरीब के बेटे सब एक साथ पढ़ते थे वहां पर भाई आश्रम में, कोई भेदभाव नहीं, सबके काम फिक्स रहते थे, सब बराबर उठते थे। आश्रम का सारा काम बच्चे भी करते थे, झाड़ू लगाना, लकड़ी लाना, है ना, भोजन की व्यवस्था करने में सहयोग करना है, सब बच्चे किया करते थे। तो भाई ये जरूरी भी है, यानी समाज में कैसे मिलजुल कर जिम्मेदारी लेते हैं, काम करते हैं, ये सब सीखने मिल जाता था हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति से। फिर पारिवारिक वातावरण, यानी गुरु को अपने पिता समान ही मान लो वहां पर, और अपने जो सहपाठी उनको भाई जैसा मान लो, है ना, ये सारी चीजें होती थी, ठीक है। तो गुरुकुल में माहौल पूरा एकदम पारिवारिक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता था। तो ये हमारे पुरानी शिक्षा का ऐसा माहौल था, एक गुण था हमारी एंशिएंट जो एजुकेशन था उसका। फिर उसके बाद प्राचीन बौद्धिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य, एम्स ऑफ एंशिएंट वैदिक एजुकेशन, ठीक है। जो हमारा वैदिक था, ठीक है, यानी आपने वैदिक मैथमेटिक्स, यानी जो वेदों से शिक्षा मिलती थी, जो गुरुजनों से शिक्षा मिलती थी उस समय ऋषि मुनियों से, तो उस वैदिक एजुकेशन की बात हो रही है, उस वैदिक शिक्षा की बात हो रही है। उसमें क्या था? व्यक्ति के चरित्र का विकास करना, यानी बच्चे को भाई इंग्लिश बोलना आए नहीं, वो एकदम एक्सपर्ट बने नहीं बने, लेकिन वो अच्छा इंसान बन जाए, ये इसका उद्देश्य होता था। बाह्य अनुशासन के साथ आंतरिक अनुशासन को भी महत्व मिलता था, यानी कि बाहरी अगर डिसिप्लिन के साथ साथ इनर डिसिप्लिन। बाहरी डिसिप्लिन क्या होता है कि जैसे अभी सिखाते हैं ना कि हाथ पीछे करके चलिए, बड़ों से रिस्पेक्ट से बात कीजिए, गुड मॉर्निंग वगैरह विश कीजिए, बाहरी अनुशासन है। अच्छे से वेल ड्रेस रहिए, टाई लगाइए, ये क्या होता है? बाहरी अनुशासन होता है ना। ठीक से चलिए, ठीक से बैठिए, ये बाहरी अनुशासन। लेकिन उस समय, ठीक है, बौद्धिक जो वैदिक एजुकेशन था हमारे यहाँ पर, बौद्धिक शिक्षा प्रणाली थी, वैदिक, बौद्धिक नहीं वैदिक कहेंगे, वैदिक शिक्षा प्रणाली। तो जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो है ना, वो इसको बौद्धिक ना क्या, इसको वैदिक, है ना, मिस टाइप है वो, उसको वैदिक। तो वैदिक शिक्षा जो प्रणाली थी उसके हिसाब से बच्चे को अंदर से भी अनुशासित, अंदर से अनुशासित मतलब मन पर काबू रखना,
क्रोध पर संयम रखना, कैसे गुस्सा कंट्रोल करना है, सब भी सिखाया जाता है। यानी बाहरी और अंदरूनी, बाहरी और साथ साथ आंतरिक दोनों तरह के अनुशासन को सिखाते थे। फिर शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत विकास करना, यानी शिक्षा से, एजुकेशन से व्यक्ति का इंडिविजुअल, व्यक्तिगत उसका डेवलपमेंट, विकास करना, ये भी। और क्या, और साथ ही साथ भाई जीवन को पूर्ण रूप से पवित्र बनाए रखकर अंतिम उद्देश्य मोक्ष की ओर लेकर जाना। यानी जीवन में पाप, गलत कार्य, अधर्म, ये सब से दूर रखकर अपने आप को ईश्वर की भक्ति, अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारी, समाज की भलाई, समाज के उत्थान, इसमें लगाना और अंतिम में मोक्ष को प्राप्त हो जाना, मुक्ति मिल जाना। इसके लिए शिक्षा देते थे पहले वैदिक एजुकेशन में ना, वैदिक शिक्षा में। भौतिक जगत से चित्त को हटाकर, चित्त मतलब यहाँ पर मन है, चित्त का मतलब क्या होता है, मन। यानी कि वैदिक भौतिक, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, यानी सामने का जो संसार की जो मोह माया है, उससे मन हटा के आंतरिक जगत, यानी अपने मन में भगवान, अपने मन में ईश्वर, अपने मन में सुख शांति तलाशना, ठीक है, इस पर ध्यान दिलाया गया। और क्या, वैदिक साहित्य है ना, उस समय के जो साहित्य हुआ करते थे, यानी किताबें, लिटरेचर, कहानी वाली, यज्ञ तथा कर्म कांडों और आध्यात्मिक रहस्यों को सांस्कृतिक निधि के संयोजक रखा। मतलब ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, यानी नॉलेज, कुछ तंत्र मंत्र, ठीक है, और कुछ यज्ञ करना, हवन करना, वैदिक साहित्य यानी किताबें पढ़ना, कहानियां पढ़ना, वो भी वैदिक पुरानी, है ना। तो इन सब को सिखाना, इससे बच्चा उसको नॉलेज को बचाकर रखेगा। ठीक, अब आते हैं अगला, प्राचीन काल या वैदिक कालीन की शिक्षा की प्रमुखताएं। अब हमने पढ़ लिया प्राचीन काल की शिक्षा में होता क्या था, पर भाई होता क्या था ये हम जानते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से होता था और क्या चीजें वहां पर काम करती थी, ये भी हम देखेंगे। उनकी प्रमुखताएं, विशेषताएं, स्पेशलिटी क्या थी। नंबर 1, गुरुकुल प्रणाली, ठीक है। तो वैदिक शिक्षा जो भी हमारे यहाँ थी प्राचीन काल में, वो कैसी थी, गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। यानी गुरुकुल होता था, वहां पर छात्र अपना घर छोड़कर, वहां पर बाल अवस्था में ही अपने माता पिता को छोड़कर वहां जाते थे, वहां पर पढ़ाई करते थे, दूसरों के साथ वहां रहते थे, अपना खाना पीना, अपने वस्त्र धोना, ये सब उन्हें स्वयं देखना पड़ता था। आश्रम को संभालने के लिए काम भी, जैसे कि झाड़ू और लकड़ी लाना, भोजन की व्यवस्था करना, ये सब भी उन्हें स्वयं करना पड़ता था। साथ ही साथ मिलजुल कर वहां रहना, नैतिक आचरण करना, ये सब सिखाया जाता था। दूसरा, उपनयन संस्कार होता था वैदिक शिक्षा में। उपनयन संस्कार क्या भाई, इस अवस्था में क्या होता है कि भाई जीवन की एक अवस्था के समाप्त होने और दूसरी अवस्था के प्रारंभ होने से है। मतलब शैशव अवस्था खत्म हुआ और बाल्यावस्था चालू हुई, यानी बच्चे का बचपन खत्म हुआ, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, सीरियस हो गया, अब एजुकेशन लेने के उसे भेजा जाएगा। इसका अर्थ है छात्र को गुरु के निकट जाना, ठीक है, निकट ले जाना। जो छात्र शिक्षा प्राप्त करना चाहता था उसके लिए उपनयन संस्कार परम आवश्यक समझा जाता था। यानी उपनयन संस्कार में होता क्या था, देखिए आप देखोगे उपनयन संस्कार में क्या कराया जाता है। हमने, अगर आपने रामायण देखी हो तो उसमें देखा होगा कि राजकुमार लोग जो थे वो अपना राजमहल छोड़ के गुरु के यहाँ जाते हैं आश्रम में रहने। तो उसके लिए वो महंगे राजा वाले अपने घर वाले वस्त्र त्याग देते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं, स्कूल जैसा है ना, एक यूनिफॉर्म जैसा, और फिर भिक्षा मांगकर खाना, या जो भी फल फूल जंगल से मिले अपनी मेहनत से कमा कर खाना, माँ बाप के दम पर नहीं, उनके बल पर नहीं। ये उपनयन संस्कार, जिससे माँ बाप से लगाव कम हो जाए और गुरुकुल से लगाव जुड़ जाए, ताकि शिक्षा पाने में वहां मन लगा रहे। ये इसलिए उपनयन संस्कार उस समय हुआ करता था। आचरण के आधार पर प्रवेश, उस समय जो होता था कि भाई गुरुग्राम में, मतलब गुरु जी के घर में जो रहते थे, जो वहां पर रहते थे, कहां पर, गुरुकुल में, आश्रम में, तो वहां जैसा आचरण, यानी जैसा बिहेवियर, जैसा कैरेक्टर, जैसा नेचर होगा, उसी आधार पर एडमिशन मिलेगा, है ना। वो अच्छा जो जिनका चरित्र था, जो उद्दंड बालक थे, है ना, वो लोग वहां एडमिशन नहीं ले सकते, वो लोग प्रवेश नहीं ले सकते थे, ठीक है। निम्न आचरण वाले छात्रों को गुरुकुल में स्थान नहीं दिया जाता था। जिनका आचरण अच्छा होता था, ठीक है, वही लोग, यानी डिसिप्लिन बच्चे को ही एकदम, जो पढ़ने में सच में एकदम इंटरेस्टेड हो। ब्रह्मचर्य की प्रमुखता, यानी आश्रम में रहते ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य पालन का मतलब ये नहीं होता कि विवाह नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त में एकदम सुबह सूर्य उठने से पहले उठना, नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार हो जाना, फिर रात में सोने के टाइम पर सोना, यानी एकदम एक प्रॉपर डिसिप्लिन चीज फॉलो करना ना, उसे ब्रह्मचर्य कहा गया, ठीक है। और वहां से ब्रह्मचारी लोग ही रह सकते हैं, यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनके बच्चे नहीं है, जो परिवार बनाकर नहीं रहे, पति पत्नी की तरह नहीं रहे कभी, ऐसे लोग को ही रहना पड़ेगा। उन्हीं लोग को आश्रम में स्थान मिलेगा, बाकी किसी को स्थान नहीं मिलेगा। गुरु सेवा अनिवार्य, और आश्रम में तो गुरु की सेवा जरूर करनी है, यानी गुरु के लिए व्यवस्था करना, गुरु के लिए भोजन का प्रबंध करना। यानी गुरु काम नहीं करेगा आश्रम में, गुरु के लिए सारी सुविधाएं कर दी जाएंगी छात्रों के द्वारा ही, ठीक है। और गुरु सिर्फ शिक्षा देने का काम करेगा, उन्हें सिखाने का काम करेगा, ठीक है। इसमें जो भी लगे, तन मन धन जो भी लगे, जिससे भी मेहनत करनी पड़े उससे, ठीक। ये वैदिक शिक्षा की विशेषताएं थी, प्रमुखताएं थी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कोठारी शिक्षा आयोग।
के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा है ना, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, कोठारी समाज ने जो प्राथमिक शिक्षा, कोठारी शिक्षा आयोग ने जो प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया, उसका उद्देश्य, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले यहाँ देखिए, जूनियर कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षा का उद्देश्य, यानी हर कक्षा के लिए अलग अलग उद्देश्य दे रखा था कोठारी आयोग, जो कि 1964 और 1967। कोठारी आयोग क्या है? एक कमीशन है, कोठारी कमीशन भी इसको बोलते हैं, कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। सरकार ने कोठारी जी की अध्यक्षता में एक आयोग, एक कमीशन बनाया था ताकि शिक्षा को सुधारने के लिए वो सुझाव दे सके, अपनी रिपोर्ट बनाकर दे सके। तो इन्होंने ये जो कोठारी शिक्षा आयोग है, इन्होंने रिपोर्ट दी। अब इन्होंने जूनियर कक्षा यानी कक्षा 1 से 5 यानी प्राथमिक के लिए जो एजुकेशन चीजें बताएं कि क्यों शिक्षा देनी है इनको, क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो इस स्तर पर उनका पहला उद्देश्य, इन स्तर पर बच्चों को पढ़ने लिखने तथा गणित के बारे में साधारण जानकारी देना होना चाहिए, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूलभूत जानकारी एवं नियमों का ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूलभूत जानकारी नियमों का ज्ञान मतलब नाखून नहीं चबाना, झूठ नहीं बोलना, हाथ धो के खाना खाना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ऐसी चीजें होनी चाहिए, है ना। बच्चों को जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये सब यानी अच्छी जो गुड हैबिट्स होती है ना बच्चों को इस उम्र में सिखानी चाहिए। तो ये कोठारी आयोग ने बोला, पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को ये चीजें सिखाएंगे। और क्या बच्चों को, और क्या बोला उन्होंने कि भाई बच्चों को सामाजिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में जानकारी देना, यानी आसपास जो वातावरण है, जो फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, जैसा भी इन्वायरमेंट हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब के बारे में बताना। और क्या बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक एक नजरिया, विजन, पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये दुनिया कैसे बनी तो जादू से, नहीं भाई, दुनिया बनी एक बिग बैंग थ्योरी से, या ग्रह जो है एक बार विस्फोट हुआ ब्रह्मांड में, स्पेस में, ऐसा कुछ, मतलब साइंटिफिक चीजें सारी बतानी पड़ती है। ऐसा ही सोच होना चाहिए। मौखिक एवं लिखित रूप में अपने आप को आसान तथा सृजनात्मक ढंग से व्यक्त करने के गुण पैदा करना, यानी कि बोलकर और लिखकर अपने विचार, अपने आप को बता सके बच्चा। पहली से 5वीं कक्षा की में बच्चे को यही सब सिखाया जाएगा, ठीक है, इतना वो कर सके। राष्ट्र चिन्हों तथा राष्ट्रीय उत्सवों द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय भावना पैदा करना, यानी कि जो नेशनल सिंबल जैसे तिरंगा झंडा, भारत का नक्शा, अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, है ना, ये सब चीजें दिखा के बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना, बच्चे को पैट्रियोटिक, देशभक्त बनाना, ठीक है। विद्यार्थियों में श्रम करने की भावना का निर्माण करना, यानी बच्चे मेहनत कर सके, मेहनत करना ही चाहिए, मेहनत करने से सब अच्छा होता है, ऐसी फीलिंग बच्चे के अंदर डालना इस उम्र में होना चाहिए। और उसे ऐसी एजुकेशन, ऐसी पढ़ाई मिलनी चाहिए कक्षा 1 से 5वीं। ये सिफारिश किसने थी? कोठारी आयोग ने की थी, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं भाई कि सीखने से आपका क्या अभिप्राय है, सीखने की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सीखना किसे कहते हैं? सीखने को ही दूसरा नाम भाई बोला गया है अधिगम। सीखने का दूसरा नाम किया है भाई अधिगम, ठीक है। सीखने का दूसरा नाम ही है अधिगम या लर्निंग जिसे हम कहते हैं। अब अधिगम की प्रकृति, अधिगम का नेचर जो है, उसको प्रभावित करने जो कारक हैं, यानी सीखने पर किस चीज का फर्क पड़ता है। यानी अगर मान लो वातावरण का फर्क पड़ता है सीखने पर, क्योंकि वातावरण शांत है तो जल्दी सीखेंगे, अच्छे सीखेंगे। वातावरण शांत नहीं है, बहुत हल्ला होता है, आवाज होती है, रेलवे स्टेशन के बाजू में है स्कूल, है ना, या रोड के जस्ट बाजू में स्कूल, शोर शराबा होता है, तो वातावरण सही नहीं है तो अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो अधिगम के ऊपर, सीखने के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो हम ऐसे ही कुछ कारक का बात करेंगे जिससे अधिगम और सीखने प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो पहले बात कर ले भाई अधिगम होता क्या है, अधिगम की परिभाषा, है ना, सीखने से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक, अलग अलग जो फिलोसोफर्स है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी, उनकी अलग अलग नजरिया, दृष्टिकोण रहा है सीखने को लेकर, और उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दे रखी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट के अनुसार, ठीक है, व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट के बाद उन्होंने क्या कहा कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना या अधिगम है। यानी अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन। जैसे मुझे पहले अनुभव नहीं था तो मैं क्या करता था, ऐसे आग को पकड़ लेता था तो मेरा हाथ जल गया। फिर इसके बाद मैंने सीख लिया कि आग को पकड़ने से हाथ जल जाता है, तो कभी भी आग के पास हाथ नहीं ले जाना है, ये मैंने सीखा। अब मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो गया। पहले मैं आग देखते ही झपट पड़ता था, अब आग देख के मैं पीछे हट जाता हूं। तो ये मेरे व्यवहार में परिवर्तन है, क्योंकि मुझे अनुभव हो चुका है। तो अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन होना ही सीखना या फिर अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा? ये भाई व्यवहारवादी यानी कि बिहेवियरिस्ट ने कहा, ठीक है। ठीक, तो वातावरण से अनुभव ग्रहण करके अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ही
क्या है, सीखना है, अधिगम है, ये इनकी की परिभाषा थी। ठीक है, इसके बाद गेस्टाल्ट व्यू, गेस्टाल्ट जी ने क्या परिभाषा दी इनके हिसाब से, गेस्टाल्ट जी के दृष्टिकोण के हिसाब से, सीखने का आधार संपूर्ण दावे अवलोकन करके ज्ञान प्राप्त करना है, संपूर्ण स्थिति के प्रति क्या करना ही, क्रिया करना ही जो है वह प्रतिक्रिया करना ही सीखना है। यानी जो भी हो रहा है उस पर रिएक्ट करो, रिएक्ट करके सीखोगे। या जो आप जैसे मान लो मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा है तो मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं, मैं शांति से रिएक्ट कर रहा हूं तो बड़ा जल्दी वो इल्जाम हट गया, बड़ी जल्दी मैंने मैटर सॉल्व कर लिया। तो मैंने ये सीखा कि भाई ऐसी मुसीबत में शांत रहने से बड़ा अच्छा होता है। चलो मान लो मैं ऐसा नहीं करता, बाई चांस मैं बहुत भड़क जाता, बहुत गलत तरीके से उस चीज को हैंडल करता, उससे और मामला बिगड़ जाता, फिर मैं तब भी ये सीख पाता कि नहीं यार, ऐसे हड़बड़ाहट में कार्य करने से, फैसले लेने से, भड़क जाने से, अपने आप को काबू में नहीं रखने से क्या होता है, मामला और बिगड़ता है, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती। तब भी मैंने सीखा, है ना। तो आसपास हो रही घटनाओं के प्रति हम जैसा व्यवहार करेंगे उससे सीखने से मिलेगा, या तो अच्छा या तो बुरा, पर सीख तो मिल जाएगी, है ना। यही बात गेस्टाल्ट ने भी कहा, गेस्टाल्ट का भी यही था सीखने के ऊपर। और देखिए, ठीक है, अब बात कर लेते हैं समाज क्या होता है, सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, समाज क्या है, सोशलिज्म, समाजवाद, सोसाइटी, सोशलाइजेशन, समाजीकरण, इसकी बात करेंगे। समाज की विशेषताओं की भी बात हम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समाज का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोसाइटी जान लेते हैं। देख, तो समाज शास्त्र में देखिए, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी में समाज का जो शब्द का जो प्रयोग है, इस समाज शब्द का जो प्रयोग करते हैं, ये जो समाज शब्द है उसका जो प्रयोग किया जाता है सोशियोलॉजी में, है ना, उसके द्वारा बताया जाता है कि ये ध्यान रखिएगा कि एक विशिष्ट शब्द जो है यहाँ पर लाया गया है समाजवाद से, जिसे हम समाज कहते हैं। और ये आया कहाँ से है, समाज शास्त्र में दिया गया। इसके बारे में कहाँ दिया गया, समाज शास्त्र के बारे में। और उसमें बताया गया कि भाई ये एक विशिष्ट शब्द को प्रतिपादित करता है। मतलब समाज का अर्थ ये नहीं होता कि सोसाइटी जहाँ लोग रहते हैं, भाई इसमें और भी चीजें हैं, सिर्फ लोगों के रहने से समाज नहीं बनता। ठीक है, देखिए, समाज शास्त्र के विज्ञान है, समाज शास्त्र एक विज्ञान यानी कि एक साइंस है, तथा विज्ञान होने के नाते इसकी अपनी शब्दावली है। कोई चीज का अगर विज्ञान में है तो उसका अपना एक शब्दावली या डिक्शनरी है, उसका अपना एक नाम है, अपना उसका कल्चर, उसके रूल्स रेगुलेशन है, नियम कानून है। ठीक है, वैज्ञानिक शब्दावली में प्रत्येक शब्द को विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है। समाज भी इसी प्रकार के विशिष्ट शब्द है जिसका संबंध नि समाज शास्त्र की शब्दावली से, जिसका संबंध ही समाज शास्त्र की शब्दावली यानी कि उसके वोकैब शब्दकोश से है। ठीक है, समाज शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों के ताने बाने के लिए किया जाता है। यानी समाज का मतलब ही है, समाज क्या कहेगा, समाज मतलब कौन कहेगा, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार। समाज में ये अच्छी बात नहीं मानी जाती, यानी कि आप कोई गलत काम करते हो तो समाज इसको एग्री नहीं करते, ड्रग्स बेचना, चोरी करना, इसको समाज सही नहीं मानता। ठीक है, तो समाज में जब भी चीज बोला जाता है, समाज शास्त्र है सामाजिक चीज, यानी वो पूरा का पूरा एक सोसाइटी, पूरा का पूरा एक आप कह सकते हो समाज को रेफर करते हैं। ठीक है, तो सामाजिक संबंध कम से कम दो व्यक्तियों के बीच स्थापित होता है। ठीक है, तथा इसके साथ यह भी अनिवार्य है कि वो व्यक्ति एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति जागरूक हो तथा परस्पर और अंतर्क्रिया भी कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई काम करते हैं तो आसपास के लोग उस काम को जब देखते हैं तो कमेंट करते हैं। अच्छा कमेंट आता है तो ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है। बुरा कमेंट आता है उस काम पर, हमें गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है और डिमोटिवेट भी होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसके लिए समाज और हमारा दोनों आवश्यक है। मान लो अगर मैं मान लूं कि मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए दुनिया जहां मर चुकी है, कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी रहे, मैं अपने धुन में मस्त हूँ, यानी मेरे लिए दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, मेरे लिए समाज का अस्तित्व ही नहीं है, तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो समाज नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है ना। ठीक, तो समाज के लिए कम से कम दो का होना आवश्यक है, जिसको फर्क पड़े और जिससे फर्क पड़े, है ना, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा की मुख्य 3 विशेषताएं, कि शिक्षा की मेन कौन सी 3 विशेषताएं, स्पेशलिटी है। नंबर 1, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। भाई शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है सोशल प्रोसेस है। अब मुझे बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप भी इसी समाज वाले हो, मैं भी इसी समाज का हूं, आपको भी इसी समाज में रहना है आगे भी पढ़ने के बाद, और मुझे भी पढ़ाने के बाद इसी समाज में रहना है। ऐसा तो नहीं है मैं अंतरिक्ष में हूं और या फिर आप पढ़ के अंतरिक्ष में गायब हो जाएंगे, कभी आएंगे ही नहीं। भाई आप और मैं जो भी काम कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने का, शिक्षा देने का, वो दोनों कार्य समाज में रहकर ही होता है। तो जो शिक्षा होती है एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में ही होती है, याद रखिएगा, समाज के लोगों के द्वारा होती है, और शिक्षा समाज का अभिन्न हिस्सा है, अंग है। दूसरा क्या, दूसरा है भाई कि शिक्षा निरंतर प्रक्रिया है, शिक्षा लगातार चलती है। जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, लगातार चलती है, रुकती नहीं है, ध्यान रखिएगा। संकुचित अर्थ यानी कि कम शब्दों में बोले अगर मोटा मोटी, तो विद्यालय जीवन तक ही, शिक्षा का मतलब केवल स्कूल तक ही नहीं होता है,
ठीक है। वैसे तो अगर संकुचित बोलोगे, यानी कि अगर सही एकदम एग्जैक्ट सही डेफिनेशन बोलो तो शिक्षा सिर्फ क्लास में नहीं होती, क्लास के बाहर भी होती है, दुनिया में जाने पे सही ज्ञान मिलता है। लेकिन अगर किसी को नॉर्मल छोटे शब्दों में ऐसे ही बता देना है, थोड़ा बहुत समझने के लिए, ज्यादा डीप में लेवल पे जाके नहीं, तो संकुचित शब्दों में यानी थोड़े शब्दों में अगर कहें तो शिक्षा का मतलब ही है स्कूल जाना, विद्यालय में जाना और शिक्षा ग्रहण करना, यही शिक्षा है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने वास्तविक अर्थ में यह मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक चलती है। बिल्कुल, शिक्षा सिर्फ क्लास में नहीं होती, शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं होती, शिक्षा हम अपने घर, परिवार, मोहल्ले, समाज, देश, दुनिया में रहकर भी सीखते हैं, है ना, अपने घर में रहकर भी सीखते हैं। फिर मनुष्य जन्म के कुछ दिनों के पश्चात ही सीखना आरंभ कर देता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक वो सीखते रहता है। इसलिए शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है ना, ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद क्या, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है डेवलपमेंट का भाग है, यानी अगर विकास हो रहा है तो व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण हो रही है, और अगर शिक्षा ग्रहण करने में बाधा आ गई तो विकास में भी बाधा आ जाएगी। तो शिक्षा जो है यह विकास की ही प्रक्रिया है, याद रखिएगा। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। मनुष्य जन्म से ही कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है, जैसे देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति। आप बोलोगे सब नहीं, तो हम यहाँ सबकी बात नहीं करते, हम आमतौर पर जो बातें होती है सामान्य है ना, जनरली उन्हीं की बात करते हैं, एक्सेप्शन की बात नहीं करते। तो मनुष्य जन्म से ही कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है, उसका जन्मजात व्यवहार पशुवत होता है। सामाजिक को समाज में ऐसा नहीं कि पशुवत, जैसे आप छोटे बच्चे को देखना, अगर उसको दिखा के खाने की चीज है तो वो दूसरे बच्चे से छीन लेगा, क्योंकि उसको लगता है खाने की चीज है और इसको तो खाना ही चाहिए और इस पर तो मेरा अधिकार है, जैसे जानवर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको समझ में आता है, नहीं यार दूसरों के पास से नहीं छीनना चाहिए, नहीं यार अपने पास का ना दूसरों को बांटना चाहिए, या अकेले कभी नहीं खाना चाहिए। ये जो समझ आती है ना बच्चे के अंदर, यही तो शिक्षा है, यही तो शिक्षा की प्रक्रिया है, यही तो बच्चे को समाजीकरण यानी कि उसको संस्कार दिए जा रहे हैं, है ना, माता पिता के द्वारा। तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है समाज में रहने पर, और ये जो परिवर्तन है यही तो शिक्षा है, यही तो अधिगम है। क्लियर, यही क्या है, शिक्षा है, यही अधिगम है। तो यहां पर इकाई 1 जो है समाप्त होती है। आप सभी को मैं बता दूं, इसके बाद लगातार हर दिन एक से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे हमारे कोर्स में। हमने पूरा अपना क्रैश कोर्स चला है। जी हाँ, डीएलएड के एग्जाम को जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और उस एग्जाम को क्रैक करना चाहता है तो उसके लिए रैपिड स्टडी कराई जाएगी, जिसमें नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और नोट्स भी 1-2 प्रकार के नहीं, भाई डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, एक्सक्लूसिव नोट्स और हर वीडियो लेक्चर का अलग से पीडीएफ नोट्स, ये सब मिलेगा। साथ ही साथ भाई कोर्स में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, रैपिड स्टडी कराई जाएगी। रैपिड स्टडी का मतलब ये है कि कम समय में पूरी तैयारी परीक्षा को क्रैक करने के लिए। जी हाँ, तो रैपिड स्टडी करवाई जाएगी। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसको किताबों के बारे में नहीं पता, विषय के बारे में नहीं पता, उन सबको ध्यान में रखकर कोर्स बनाया गया है। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर हरियाणा जेबीटी, हरियाणा डीएलएड का 17 का जो भी कोर्स देखेगा आपको वो खरीद लीजिए, ठीक। वहां पे आपको सारा मिल जाएगा, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोर्स परचेस करें। अभी मजे की बात यह है कि 30% की छूट चल रही है। जी हाँ, 30% ऑफ चल रहा है, 30% ऑफ, ध्यान रखना, डायरेक्ट परचेस करोगे तो ही मिलेगा। कूपन कोड वाले को कोई ऑफ नहीं मिल रहा, कूपन कोड है भी नहीं, आपको डायरेक्ट 30% ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर दो, आपके दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड तक उनको वीडियो शेयर करो, प्लेलिस्ट चेक करो और भी वीडियो देख पाओगे। और हाँ, कोर्स ज्वाइन करें ताकि 100% सफलता मिले आपके डीएलएड की परीक्षाओं में। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।